जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया, मैक्सवेल सर। आज लेके आया हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स क्लास 02। आज बात कर रहे हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट में। हमने लास्ट क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, एमकेएस यूनिट क्या होती है। तो उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब बेसिकली बात करते हैं यूनिट्स की, कि इकाइयाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी है, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी मेजरमेंट लेनी है, किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ लंबाई की इकाइयों से, यानी कि सम यूनिट ऑफ लेंथ। आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में कई बार ये भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा कि यूनिट क्या होती है लेंथ की, यानी कि लंबाई की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको याद रखना है, जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की, वो मीटर होती है, यानी कि मीटर लंबाई की एसआई इकाई है, मीटर। तो मीटर से हम इसको क्या करते हैं, हर बार दर्शाएंगे, यानी कि एसआई इकाई हो गई मीटर। अगर लंबाई पर बात करें तो लंबाई की कुछ छोटी इकाइयां होती हैं और कुछ लंबाई की बड़ी इकाइयां होती हैं। यानी कि अगर हम लेंथ को मेजर करें, लेंथ क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी को अगर हम लेंथ बोल रहे हैं तो वो लेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा सिक्का आप ले लो, तो जो सिक्के की चौड़ाई है वो भी तो लंबाई है ना, चौड़ाई की बात करो मैं, ठीक है, चौड़ाई, तो वो भी तो एक तरीके से छोटा सा एक मेजरमेंट है लंबाई का। आप उसको मिलीमीटर, सेंटीमीटर ऐसे बोलेंगे, उसमें नापेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से दिल्ली तक की दूरी, या आपके घर से मुंबई तक की दूरी, या अमेरिका तक की दूरी, लंदन तक की दूरी, तो ये जो दूरियां हैं ये भी तो लंबाई की ही एक इकाई में आएंगी। अब ये बड़ी दूरियां हो गई। अगर मैं इससे और बड़ी दूरी की बात करूं तो यहां से सूरज तक की दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये भी एक तरीके से नापा जाएगा भाई। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि लंबाई जो लेंथ है उसकी हमारे पास यूनिट्स होती है। तो कुछ हमारे पास होती है स्मॉलर यूनिट और कुछ होती है हमारे पास बिगर यूनिट। तो पहले हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ को, यानी कि लंबाई की छोटी इकाइयों की हम बात करेंगे। दोस्तों, मीटर को हम रेफरेंस लेके चलते हैं क्योंकि इसकी मीटर एसआई इकाई है, तो सारी चीजें हम मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। तो सबसे छोटी यूनिट्स हम यहां से नहीं ले रहे हैं, हम छोटी से, मतलब आप ऐसे समझो, बड़ी से छोटी की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मीटर एक हिसाब से बड़ी होगी, इससे ऊपर की और होंगी, ठीक है, लेकिन इनमें अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले आपको जो मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपने सुना भी होगा सेंटीमीटर के बारे में, सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहां पर देखें तो ये होता है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। आपको ये याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है। फिर अगर हम बात करें, दूसरी आएगी दोस्तों आपके पास 1 मिलीमीटर। m का मतलब मिली होता है, ठीक है, m का मतलब मिली, छोटे m का मतलब मिली, मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर के अंदर कितना होता है सर, तो 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 10 की घात -3 मीटर। दोस्तों ये याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरा आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। मैं आपको रोज का बताऊंगा क्या तरीका रखना है याद करने का, कैसे पढ़ना है। मैं गारंटी कहता हूं 1 हफ्ते के बाद मजा आने लगेगा, सारी चीजें ऐसे लगेंगी, अरे वाह ये तो आती हैं। फिर आता है एक माइक्रोमीटर। दोस्तों इसको बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट और ये है माइक्रो, बेसिकली म्यू है ये, तो हम इसको माइक्रो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है माइक्रो, मिली में और माइक्रो में कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब माइक्रो है, माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब हो गया आपके पास माइक्रोमीटर, आप कह लीजिए। तो 1 माइक्रोमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -6 मीटर। देखो मीटर के ही हिसाब से सोच के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार इस माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है, 1 माइक्रोन, ठीक है। तो माइक्रोन का मतलब भी सेम ही होता है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। चौथे नंबर पे आपके पास आएगा एनएम, एनएम यानी कि नैनोमीटर।
नैनोमीटर, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10 की घात -9। 9 से नैनो, 9 से 9 याद कर लीजिए। 5वें नंबर पे आप पे आएगा 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है दोस्तों 10 की घात -10। तो जनरली हम किसी वेवलेंथ को नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो हम इसी पे नापेंगे। बात भी करेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बस याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास नैनोमीटर हो गया, ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं 6ठे नंबर पर, तो इससे ऊपर बढ़ते हैं और ये आता है पीकोमीटर। पीकोमीटर को हम पीएम से दर्शाते हैं, ठीक है। पी, छोटा पी, एम या फिर पीएम, तो पीकोमीटर। पीकोमीटर, पीको, दोस्तों मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ, तो याद रखना मीटर, ठीक है। पीकोमीटर, मेरी मात्राएं थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी हिंदी में, बस घबराना मत, ठीक है। तो पीकोमीटर हमारे पास होगा, तो पीकोमीटर हो गया आपके पास। 1 पीकोमीटर होता है 10 की घात -12 मीटर। फिर आपके पास आता है एक एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट यानी कि एक्सरे इकाई। एक्सरे इकाई, और एक एक्सरे इकाई आपकी होती है, इसे एक्सरे यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है, 10 की घात -13 मीटर के। अब देखो आप बदल रहे हो, धीरे धीरे आप माइनस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आएगा एक फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर, ठीक है। एक फर्मी, फर्मी को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, एफएम। तो ये होता है आपके पास 10 की घात -15 मीटर। एक बात दोस्तों यहीं पर याद रखना, जो ये एक फर्मी मीटर होता है ना, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस भी होता है। यानी कि ये नाभिक का आकार जो आप देखते हो ना, नाभिक का आकार जो रदरफोर्ड ने ढूंढा था, ठीक है। ये 2-3 चीजें याद रख लो, डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। नाभिक का आकार किसने देखा था? रदरफोर्ड ने। और नाभिक का आकार कितना होता है? एक फर्मी या एक 10 की घात -15 मीटर। फेम्टो बोल लो, फर्मी बोल लो, यही है, ठीक है। किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड ने ढूंढा था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्कवर, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो मेजर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये यहां पर याद रखना है डिस्कवर किया था। तो एक छोटी छोटी बातें ऐसे रिलेट करके पढ़ते चलो, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें पेपर के टाइम में भी ऐसे याद भी हो जाए और आगे के टॉपिक भी आप कनेक्ट कर पाओ। अच्छा, हमने ये यहां पढ़ा था। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा दोस्तों मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मतलब 10 की घात -3 मीटर। इससे ऊपर था सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात -2 मीटर। फिर देखा हमने एक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। फिर हमने देखा नैनोमीटर, -9 मीटर। फिर ए के ऊपर अंडा, एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -10 मीटर। फिर देखा हमने एक पिकोमीटर, 10 की घात -12 मीटर। फिर हमने देखा एक एक्सरे यूनिट, एक्सरे इकाई 10 की घात -13 मीटर, यानी कि 10⁻⁻13 मीटर। फिर हमने देखा आपका एक फर्मी मीटर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। आसान है ना। अब इनको कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। देखो सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमें याद रखना है। तो एक प्यारी सी हेडिंग आपकी होगी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि इकाइयों में परिवर्तन या इकाई का परिवर्तन। इकाई का परिवर्तन या इकाइयों में परिवर्तन। दोस्तों होगा क्या? कुछ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन चमक जाएगा आपको पेपर में कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं।
4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आपको आंसर पूछा होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? कुछ मत करना, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। इधर वाला जो लिखा है ना मिलीमीटर, इसको यहां लिख दो, ठीक है। और जो इधर लिखा है ना, इसको भी इसके नीचे लिख दो। जब भी कन्वर्जन आएगा आपको यही करना है, जब भी कन्वर्जन आएगा आपको यही करना है। अब आपको पता है कि मिली के अंदर होते हैं 10⁻³ मीटर, है ना। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने यहां पर याद किया कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10⁻³ और 1 माइक्रो के अंदर कितने होते हैं 10⁻⁶। तो हमने यहां पर लगा दिया 10⁻⁻⁶ मीटर, जैसा दिया था वैसे हमने लगा दिया। क्या पूछा है? इनके बीच रिलेशन पूछा है, इनके बीच संबंध पूछा है। जब भी रिलेशन आता है तो इक्वल टू यहां पर दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, रिलेशन निकालने के लिए इनको डिवाइड कर देते हैं या कि इनको भाग दे दो। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ऊपर के -3 से नीचे के -6 कैंसिल होंगे तो बचेगा -3। तो 1 मिलीमीटर ऊपर वैसे का वैसे ही, अपॉन का साइन अपनी जगह पर ही, 1 माइक्रोमीटर अपनी जगह पर एज इट इज, और नीचे बचा दोस्तों 1/10⁻³ मैथ्स कहती है जब ये चीज ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, एक्सपोनेंट है, a की पावर अगर m है तो हम इसको 1/a⁻⁻m लिख सकते हैं। जब ये डिनोमिनेटर में जाता है तो माइनस बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमने यहां पर इसको ऊपर भेज दिया, तो 1 मिलीमीटर बटे 1 माइक्रोमीटर, और जब ये -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 बन जाएगा। सिंपल। अब इस 1 मिलीमीटर को यहीं छोड़ दो दोस्तों और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, लो आ गया आंसर। तो 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ माइक्रोमीटर। आपको ये ऑप्शन में ऐसे दिया जा सकता है 1 2 3 यानी कि 1000 माइक्रोमीटर, आप ऑप्शन के हिसाब से पिक कर लें। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आसान है, आराम से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन में और पहले करवा देता हूं, फिर मैं आपको इस तरीके का 1-2 एग्जांपल और करता हूं। क्वेश्चन है 1 मिलीमीटर, या मैं बोलूं चलो इसको छोड़ते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितने माइक्रोमीटर, ये आपका क्वेश्चन है। तो करने का तरीका बहुत ही आसान है, जो इधर लिखा है उसको यहां लिख दो। यहां पे लिखा है नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर। सर इसके नीचे इधर लिख देता है माइक्रोमीटर, हाँ लिख दो। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड। मीटर से मीटर कट गया, -6 था -9 था, कितना संख्या ज्यादा है, -3 ज्यादा, भैया लिख दिया। 1 नैनोमीटर एज इट इज, 1 माइक्रोमीटर ऐसे वैसे का वैसे ही एज इट इज, बचा 10⁻⁻3। दोस्तों अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ और ये इधर जाएगा तो माइक्रोमीटर। ये हमारा आंसर बन गया, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻³ माइक्रोमीटर। यहां पर आपका आंसर आ सकता है 10⁻³ पर आजकल ऑप्शंस में थोड़ा सा छेड़खानी कर देते हैं, और वो छेड़खानी इस तरीके से दे देंगे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻³ भाई एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी, और यहां पर है माइक्रोमीटर। दोस्तों आप जानते हैं 1/10⁻³ का मतलब 1000 होता है, और यहां पे माइक्रोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1 2 3 0.001 माइक्रोमीटर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो सीधा सा तरीका है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन में बेसिकली ये भी दिख सकता है ऐसा, या आपको ये दिख जाएगा। करने का तरीका बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम को यहां लिख दो, 1 एंगस्ट्रॉम में थे 10⁻⁻10 मीटर। दूसरी तरफ क्या लिखा है माइक्रो, हाँ लिख दो माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब क्योंकि इक्वेशन बनानी है, रिलेशन बनाना है, तो डिवाइड कर दो।
मीटर से मीटर गया, -6 से 10 टू द पावर -10 जाएगा तो -4 बचेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे ही, 1 माइक्रोमीटर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे है 10 टू द पावर -4 और मैथ्स कहती है इसकी वैल्यू निकालनी, इसको यहाँ भेज दो। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, देखो कितना बचा, 10 टू द पावर -4 और ये माइक्रोमीटर ऊपर आ गया। लो दोस्तों, हो गया काम। तो यहाँ जाएगा 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर्स। इजी है। हो सकता है ऑप्शन में ये इस तरीके से दे दे भाई, 10 टू द पावर 4 का मतलब 1/10,000 और 1/10,000 का मतलब कितना होता है 0.0001 माइक्रोमीटर। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस यहां पर आ जाएंगे, मतलब आगे पे 4 आ गए। चलिए, अब ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर। अभी चीटिंग अलाउड है क्योंकि पीछे से देख सकते हो, पर आगे चीटिंग अलाउड नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चीटिंग अभी कर सकते हो पीछे से कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो माइक्रो का मतलब इतना, नैनो का मतलब इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब लंबाई की बड़ी इकाइयों पर। छोटी तो हमने सारी देख ली, अब बड़ी इकाइयों पर बात करते हैं। तो दोस्तों बड़ी इकाइयों में ना क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो अलग है, देखो स्मॉलर वाली तो हमने अलग रख दी, लेकिन बड़ी में भी तो बड़ी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्लास में 5 टॉपर थे, यानी कि 5 बच्चे ऐसे थे जो 90+ मार्क्स लाते हैं, लेकिन उन 90+ में भी तो एक बच्चा ऐसा होगा जो इन 5 में, इन 4 में सबसे ज्यादा नंबर लाता होगा, यानी कि वो टॉपरों का भी टॉपर है, जिसको हम फर्स्ट बोल देते थे क्लास में। भाई पढ़ने में तो 5 बच्चे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे थे, बाकी क्लास एवरेज है, लेकिन ये जो 5 बच्चे हैं, इन 5 में भी एक बच्चा ऐसा है जो इन 4 में टॉप करता है या 5 में टॉप करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बिगर यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें, यानी कि लंबाई की बड़ी इकाई करें, तो लंबाई की जो बड़ी इकाइयां हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। पहली होती है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। इसको हम AU से दर्शाएंगे, ठीक है, A.U, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरी होती है हमारे पास लाइट ईयर, लाइट ईयर, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, LY। तीसरी हमारे पास होती है पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है, पार्सेक। ये 3 इकाई हमारे पास है। तो अगर मैं बोलूं इनमें बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा या घटता हुआ क्रम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन तीनों में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर आए, इंक्रीजिंग के लिए ही एक शब्द दूसरा यूज होता है असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि अगर मैं आपसे यहां पर कहूं बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम जो होता है ना दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ क्रम हमेशा याद रखना, बढ़ता, बढ़ता, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होगा छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे से आपको बड़ी वैल्यू लेके चलनी है। तो सबसे छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन तीनों में, फिर इससे बड़ी होती है लाइट ईयर, फिर इससे बड़ी होती है पारसेक। मैं आपको यहाँ पे एक इनइक्वालिटी का थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान देना चाहता हूँ कि इस साइन को इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी में एक तरफ ये मुंह बड़ा है खुला हुआ और एक तरफ ये नैरो है माउथ। माउथ जहां पे नैरो होता है, जुड़ा हुआ होता है, इधर लिखा जाता है छोटा,
हमेशा इधर छोटा लिखा जाएगा और इधर की तरफ हमेशा बड़ा होगा। अगर ये एरो ऐसे की जगह ऐसे होता तो दोस्तों इधर बड़ा होता और इधर छोटा होता। बात समझ गए? बस पढ़ने का तरीका है भाई। मेरे से मेरा छोटा भाई है तो मेरा भाई मुझसे छोटा है। पढ़ने का तरीका, मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूं। भाई के रेफरेंस में देखोगे तो मैं बड़ा हूं, मेरे रेफरेंस में देखोगे तो वो छोटा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 है और 5 है तो 5 की तरफ क्या कर दोगे आप? मुंह खोल दोगे, इसका इनइक्वालिटी को आप खोल दोगे। सिंपल है, तो याद रखना। तो दोस्तों बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला हुआ होता है, तो इसको यहां पे ऐसे कर लो, ये याद ही रख लो, इसे छोटा सा ना कॉन्सेप्ट, ये ऐसे याद रख लो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला बड़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़े लाइट ईयर है, लाइट ईयर से पार्सेक बड़ी है। या मैं कह सकता हूं कि पार्सेक से छोटी लाइट ईयर है, लाइट ईयर से छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। भाई मैं कह सकता हूं खगोलीय इकाई से बड़ा प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष से बड़ा पार्सेक है। या पार्सेक से छोटा हमारा प्रकाश वर्ष है और प्रकाश वर्ष से छोटा हमारा खगोलीय इकाई। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही आपके पास कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आ जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं घटता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम हमेशा लिखा जाता है बड़े से छोटा। कैसे लिखा जाएगा? फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। तो बिगर क्या है दोस्तों यहां? तो बिगर है पार्सेक, फिर छोटा हो गया लाइट ईयर, फिर छोटा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम याद रखना। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं किसके अंदर कितना है ना, किसके अंदर कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के अंदर कितना होता है दोस्तों? ये ना पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि सन से लेके अर्थ तक की दूरी है। ठीक है, तो इतना थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन पूछेगा वो याद रखो। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपसे सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, अभी आपको याद रखना है। डोंट वरी, आपको सारी चीजें मिलेंगी भैया एकदम, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय इकाई के अंदर 1.496 इंटू 10⁻11 हो गया। अब देखो 1.496 है, 4, 9, 6 लगभग ये 5 के बराबर है, तो हम इसको नियर बाय अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पर हमें एक्चुअल वैल्यू भी याद रखनी है। दूसरी बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का मतलब होता है, पहली बात तो ये कि भाई साहब जो लाइट ईयर है इसमें ईयर छुपा हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम की इकाई मत लगा के आ जाना, टाइम की यूनिट नहीं है ये। कई बार बच्चे बोलते हैं अरे ईयर है, ईयर का मतलब साल है, साल का मतलब तो दिन रात समय, ये तो समय की इकाई है। नहीं, ये दोस्तों लेंथ की इकाई है, दूरी नापने की इकाई है, लंबाई की इकाई है। पहली बात तो ये याद रखना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। लेंथ नापते हैं, एक साल में जो लाइट है वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में कितनी दूरी चली, वो लाइट ईयर है। तो एक लाइट ईयर के अंदर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये 9.46 लगभग 10 के बराबर है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 10 इंटू 10⁻15 कह लेते हैं, यानी कि हमने इसको 10 मान लिया। और 15 और 1 कितने जीरो हो गए? 16। तो भैया ये हो जाएगा 10⁻16 मीटर। ये हमने कन्वीनियंस के लिए मान लिया। याद रखना है, हाँ दोनों वैल्यू याद रखनी है।
जनरली तो बच्चे ये याद कर लेते, पर आप, मैं चाहता हूँ 9.46 याद करो, बहुत बड़ी डील नहीं है। देखो 1.496, ये 96 आ गया ना, बस ये 9 हटा दो 46, तो 9 आगे चला गया 46, इस तरीके से ये याद कर लो, 9 आगे चला गया 46, 9.46। तीसरी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। तीसरी जो इकाई है वो है पारसेक। पारसेक कहते हैं कि जैसे एक एयू का कोई आर्क है, वो किसी एक पॉइंट पर जब 1 सेकंड का एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय इकाई का जो आर्क है वो किसी एक सेकंड, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तो उस दूरी को हम पारसेक कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो पारसेक जो हो गया वो हो गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड। अब सर इसको याद करना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। याद क्या करना है वो सुनो। एक पारसेक के अंदर कितना होता है ये याद रखना है। तो एक पारसेक के अंदर होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर ऑलमोस्ट 16 मीटर के हेरफेर में होता है। ठीक है, एक पारसेक के अंदर लगभग आपको कितना मिलेगा? एक पारसेक के अंदर आपको मिलेगा 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर एक पारसेक के अंदर। ये एक पारसेक की कहानी है। अच्छा ठीक है, अब कई बार याद रखना दोस्तों ये नोट कि एक पारसेक बराबर, अगर मैं लाइट ईयर में इसको बदलता हूं, देखो लाइट ईयर में कैसे बदला जाएगा, एक बदलने का तरीका वही है। लाइट ईयर में कितना होता है दोस्तों? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। हाँ सर, और मैं कहूं एक पारसेक के अंदर, तो एक पारसेक के अंदर है 3.05 गुणा 10 की घात 16। भाग दे दो, टकटम काटोगे तो लमसम आपका आएगा 3.26 लाइट ईयर। सिंपल है, तरीका वही है कन्वर्जन करने का। कन्वर्जन करने का तरीका बदला ही नहीं। कभी क्वेश्चन पूछे एक पारसेक में कितने लाइट ईयर, तो पारसेक लिख दो, लाइट ईयर लिख दो, डिवाइड मार दो। सिंपल, कन्वर्जन करने का तरीका वही जो अभी हमने पीछे सीखा था। तो यह आ जाता है 3.26 लाइट ईयर। तो पारसेक के अंदर हमें वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.5 नियर अबाउट बता रहा हूं मैं, ठीक है, 10 टू द पावर 11 मीटर। एक लाइट ईयर है, वैसे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 10 की घात 16 मीटर पढ़ते हैं। और एक पारसेक के अंदर कितना होता है? तो एक पारसेक के अंदर होता है आपका 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर। तो पारसेक सबसे बड़ी हो गई, लाइट ईयर फिर थोड़ी छोटी, और सबसे छोटी इन तीनों में कौन हो गई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं द्रव्यमान पर, मास पर। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, मास की इकाई क्या होती है? तो भाई हमारे को पता है, हम जब दुकान में जाते हैं तो दुकान में 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो लेके आते हैं, यानी कि केजी इसकी एसआई यूनिट है। इसकी अगर अदर यूनिट पर बात करूं, अदर यूनिट, तो और भी इसकी इकाइयां हैं, जैसे मिलीग्राम, ग्राम। तो 1 किलो में दोस्तों 1000 ग्राम होता है। तो इसको दिमाग में साइड में रखना कि 1 ग्राम के अंदर 10 की घात -3 किलो भी होते हैं। देखो ग्राम को यहीं छोड़ दो, इस किलो को नीचे, 1000 को नीचे भेज दो। तो आज के बाद जब भी ग्राम को किलो में बदलना होगा, तो जो भी दे रखा होगा 10 ग्राम, भाग दे देना किससे? 1000 से। अगर आपसे बोले 50 ग्राम, 50 ग्राम को किलो में बदलो, तो 50/1000 कर देना। ठीक है, तो ग्राम को किलो में बदलने के लिए भाग दे देते हैं किससे? 1000 से। सिंपल सा तरीका। फिर आपको दोस्तों दूसरी यूनिट मिलेगी, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम भी होता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो 1 mg के अंदर, 1 मिलीग्राम के अंदर 10 की घात -3 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर इसकी बड़ी यूनिट्स की बात करें, बिगर यूनिट की बात करें, तो बिगर में आपको क्या मिलेगी दोस्तों? जैसे आपको मिलेगी 1 कुंटल। तो 1 कुंटल में सब जानते हैं 100 किलो होता है, और 1 मैट्रिक टन जो हम कहते हैं वो होता है 1000 किलो। ये सब जानते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास परमाणु से रिलेटेड आता है, तो जब भी हम किसी एटम का मास यानी कि परमाणु का मास निकालते हैं, परमाणु का या अणु का द्रव्यमान निकालते हैं, तो हमारे पास होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसको हम यूनिट कहते हैं। हम यूज करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो इसको कैसे निकाला जाता है, देखो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन जब ढूंढा गया तो कार्बन 3 रूप में मिला, यानी कि अलग अलग रूप में मिला। एक था C612, एक था C613, एक था C614, यानी कि कार्बन 3 रूप में मिला। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 13 और 14 को हटाओ और कार्बन 12 वाले पे आ जाओ। तो कार्बन 12 के अंदर जब आप आए तो आपने देखा कि भैया जो कार्बन का 12वां वाला आइसोटॉप समस्थानिक था, इसका इस 12वां का 1/12वां हिस्सा करना पड़ा, और उसके अंदर जो भार निकला वो हमारा यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है। तो आओ इसको भी समझते हैं दोस्तों, जब आप कभी मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे पास ये जो मास है ना, ये एटॉमिक मास जो है, इसको परमाणु भार कहते हैं। इसके अंदर यानी कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 एटम यानी कि परमाणु। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है। अपन को एक परमाणु का भार का 12वां हिस्सा निकालना है, यानी कि अगर मैं एक एटम की बात करूं तो दोस्तों खुद सोचो, 12 ग्राम इतने एटम, एक एटम बराबर क्या होगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा। इमेजिन कि 10 रुपए में 50 टॉफी मिलती हैं, तो मैं कहूं एक रुपए में कितनी मिलेगी, तो इस 10 को यहां भेज देगा, इस 10 को यहां से हटा के यहां भेज दोगे, है ना, यही तो करते हो। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए में 5 टॉफी, 0 से 0 मार दो, 1 रुपए में 5 टॉफी, यानी कि इसको यहां भाग भेज दिया। ठीक है सर, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूं कि 10 रुपए में 50 टॉफी मिलती हैं, एक टॉफी कितने की, तो ये 50 नीचे भेज दोगे इस बार, यानी कि जिसका मान पूछा है उसको खाली कर दोगे, उसको अकेला कर दोगे। जब रुपए पूछा था तो रुपए के आगे से 10 हटा दिए, 1 कर दिया। जब टॉफी पूछी है तो टॉफी के आगे खाली कर दिया, 1 पूछ लिया। तो यहां पर भी दोस्तों अगर मुझे एटम का निकालना है, एटम का, तो मुझे एटम को खाली करना पड़ेगा और इसको नीचे भेजना पड़ेगा। यानी कि हम देखें तो एक एटम के अंदर आ जाएगा 12/6.022 गुणा 10 की घात 23, और मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे का 1/12वां हिस्सा, क्योंकि हमें इस कार्बन का क्या करना है, 1/12 पार्ट करना है। इसने इसको मार दिया तो आया 1/, जिसको सॉल्व करके आएगा आपके पास एक यूनिफाइड एटॉमिक मास, और वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम में। ये वैल्यू याद रखनी है, हाँ बिल्कुल याद रखनी है। या फिर दोस्तों ग्राम में अगर इसे बदलूं तो सब जान चुके हैं ना कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो इस किलो को हटाओ और 1000 ले आओ, तो यहां पर एक यूनिट फाइड एटॉमिक मास के अंदर होगा 1.6 एज इट इज। 3 जीरो हटा दो, क्योंकि प्लस का 3 जीरो आएंगे ना, 1 2 3, तो ये 3 प्लस के हैं, ये 27 माइनस के हैं, तो -27 में से 3 चला गया तो कितना बचा, -24, और इतना आ जाएगा ग्राम। तो ग्राम में भी याद रखना और किलोग्राम में भी याद रखना। ये है एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, या यूनिफाइड एटॉमिक मास आप कह लीजिए, बात की है। ठीक है, सिंपल है। एटम परमाणु का भार नापने के लिए हम ये यूज करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब टाइम की, समय की। तो समय की इकाई में सबसे पहले तो याद रखना है कि एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकंड होती है, समय की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, और इसकी अदर यूनिट भी होती है, हाँ सर, तो इसकी कुछ अदर यूनिट पे बात कर लो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात कर लेंगे। इसकी अन्य इकाई, भाई आप लोगों को, मेरे को ये तो पता है कि मिनट और आर का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं। 1 मिनट में होते हैं दोस्तों 60 सेकंड,
और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 घंटे में होंगे 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकेंड होंगे। 60 मिनट है, अब इस 1 मिनट का मान यहां लगा दो, देखो 1 मिनट है ना, यहां लगा दिया तो 60 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिनट आर का कॉन्सेप्ट। अब जरा वापस आओ इसकी अन्य यूनिट, 1 मिली सेकेंड एम एस, एम का मतलब दोस्तों मिली, एम का मतलब याद रखना मिली, ठीक है मिली, और एस का मतलब तो सेकेंड है। तो 1 मिली सेकेंड होता है 10 की घात -3 सेकेंड। सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स, देखो मैंने आपको बोला था म्यू का मतलब माइक्रो होता, अब एस लग गया ना इसके आगे, तो अब क्या बन गया सेकेंड, टाइम की बात हो रही है तो ये बन जाएगा माइक्रो। माइक्रो माइक्रो तो 1 माइक्रो होता है 10 की घात -6 सेकेंड। ऐसे ही आपको एक इंपॉर्टेंट मिलेगा दोस्तों शेक, शेक शेक। तो शेक किसकी इकाई है, शेक समय की, समय की इकाई है, ठीक है। शेक, शेक टाइम की यूनिट है और एक शेक में होता है 10 की घात -8 सेकेंड, ये याद कर लेना। और इससे और नीचे जाएंगे तो सर 1 नैनो सेकेंड, नैनो नैनो तो नैनो में 9 से नैनो और 9 से 9 याद रखना है, यानी कि 10 टू द पावर -9 सेकेंड। सिंपल है, ये याद रख लेना। ये टाइम की कहानी है, बाकी टाइम की ये मेजर चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं रेडियन की भी। तो मैंने आपको बताया था रेडियन जो होती है वो यूनिट होती है या एसआई यूनिट होती है किसकी, प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल समतल कोण की। समतल कोण की ये यूनिट होती है, ठीक है, समतल कोण की इकाई होती है, ठीक है। जब भी एक 2D फिगर होगा यानी कि एक 2 डायमेंशनल फिगर होगा तो आपने सेंटर से देखना है कि इस रेडियस ने इस आर्क पे कितना एंगल बनाया। भैया आप यहां से चले यहां आ गए तो ये जो एंगल बना है इस आर्क का, इस चाप का, जो ये कोण बना है त्रिज्याओं के साथ, ये आपको चेक कर लेना है। और ये जो चेक करोगे इट इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आ गया है सामने कि एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर मैं इस चाप की लंबाई को L कह लूं तो हमारे पास जो थीटा है वो बन जाएगा L/R। ठीक है दोस्तों, चलिए एक छोटा सा नोट और याद रखेंगे, और नोट ये है कि एंगल रेडियन में भी नापा जाता है और डिग्री में भी नापा जाता है। तो अगर मैं बात करूं 180 डिग्री, उसके बराबर होते हैं पाई रेडियन। तो 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होते हैं, यानी कि दोस्तों अगर 180 डिग्री है और उसके अंदर कितने रेडियन है, पाई रेडियन है, तो एक बात बताओ, इसका आधा कर दूं यानी कि 90 डिग्री कर दूं, इसका आधा कर दिया ना 1/2, इसका आधा, तो गणित कहती है इधर आधा करो तो इधर भी आधा करो, तो π/2, यानी कि 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन कहेंगे। यानी कि दोस्तों अगर 1 डिग्री में पूछ ले तो मैंने क्या किया, इसको 90 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 45 बोल ले, चलो 45 डिग्री, तो 45 के लिए इसका भी आधा कर दिया, तो π/2 का भी आधा कर दो, यानी कि π/2 का भी आधा करोगे तो π/4 हो जाएगा, तो π/4 रेडियन हो जाता है। दोस्तों अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं, 60 डिग्री, तो देखो मैंने किया क्या, इसका 3/2 किया है। सर क्या करो, देखो 90 इंटू 2/3 तो करो, सॉरी 2/3 ना, 3 3 9, 0 का 0 तो 60। सर इतना क्यों लॉजिक लगा रहे हो, नॉर्मल बता रहा हूं, बस इसमें से सिखा रहा हूं, ठीक है। या इसका 1/3 कर लो यार, अब तो ठीक है। तो 180 का 1/3 करोगे तो क्या मिलेगा, 60।
तो इसका भी 1/3 करोगे तो ये π/3 रेडियन होता है। तो कोई भी कन्वर्जन आ जाए कि भैया 240 डिग्री में कितने रेडियन, तो बताओ 240 डिग्री बराबर कितने रेडियन। अब करने का देखो बहुत सारे तरीके हैं, यूनिटरी मेथड है। आप बोलोगे सर 240 आ गया यहाँ पर, हाँ सर आ गया। सर 180 डिग्री के अंदर होते हैं पाई रेडियन। देखो सबका करने का तरीका अलग है, मैं एक तरीका बता रहा हूं विच इज माय फेवरेट। आपको जैसा पसंद है आप यू कैन यूज। 180 डिग्री में पाई रेडियन, मैं 1 डिग्री निकालूंगा तो π/180 आएगा। फिर 240 निकालना है तो इधर भी 240 से गुणा कर दो, तो इधर भी 240 से गुणा कर दो। दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस, ये आप कर सकते हो। सॉल्व कर लेंगे, 6 3 18, 6 चक 24 यानी कि 4π/3। एक तरीका ये रहा। एक तरीका जो मैं यूज करता हूं यूनिटरी मेथड में, बहुत ही आसान है। देखो डिग्री है ना, मैंने को पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, तो डिग्री के नीचे डिग्री लिख दो 240। अब मुझे तो नहीं पता कितना रेडियन, तो मैंने कहा 240 के अंदर x होगा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और किसकी वैल्यू निकालनी है, x की ना, तो लो। अब ऐसा एक कुछ भी नंबर हो आप आराम से निकाल सकते हो, तो 4 और 3 तो 4π/3। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे दिया 540 डिग्री बराबर कितने रेडियन, बताओ। तो भाई एक सीधा सा तरीका है, हमें पता है सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हाँ ठीक है, तो नीचे लिखो 540 डिग्री। मुझे तो नहीं पता, मैंने x मान लिया। इस x को यहां भेजो तो 180 डिग्री इंटू x, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 540 इंटू पाई। x का मान निकालना है तो 540 गुणा पाई बटा 180, 18 3 54 यानी कि 3 पाई। अब आप बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जब 180 का दूना 2, 360 इंटू 3, बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है। लेकिन दोस्तों मान लो यहाँ पे एक ऐसा नंबर है 600 डिग्री आ जाए, लो अब 180 को कहां बदलते रहोगे, बताओ। 600 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, अब आप बदल नहीं पाओगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 दूनी 260, 360 540, यानी कि अब तो आपको 3/2 4/2 ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो करने का सिंपल तरीका, भैया 600 डिग्री पे पूछा है ना, कोई बात नहीं, मुझे एक चीज पता है, डिग्री के नीचे डिग्री लिख दो, रेडियन के नीचे लिख दो। भैया 180 के अंदर हमें पता है पाई रेडियन होते हैं। बस दोस्तों इसको यहां गुणा कर दो, इसको यहां, इसके अंदर x है, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री इंटू एक्स बराबर 600 डिग्री इंटू पाई। तो x का मान निकालना है 600 डिग्री पाई बटा 180 डिग्री, 0 0 6 6 10 6 3 18, ये बन जाएगा 10π/3। सही किया ना हमने, देखो 180 नीचे चला जाएगा, x का मान 0 से 0 गया, 60/18, 6 3 18 6 10, बस। तो इजी है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सेम आप रेडियन को डिग्री में भी बदल सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा है हमारे पास स्टे रेडियन। स्टे रेडियन यूनिट होती है दोस्तों सॉलिड एंगल की, तो इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि यह ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण में मैंने आपको बताया था कि कोई 3D बॉडी होगी, कुछ एरिया होगा, एरिया, और ये एरिया इस रेडियस के साथ कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो डी ओमेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी फॉर्मूला बन गया। ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, एरिया ही हुआ मीटर का स्क्वायर, नीचे भी ऊपर भी मीटर का स्क्वायर है, तो दोनों में से कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसकी ऐसा सच कोई ऐसी एसआई यूनिट नहीं मिलती, पर हमने एक यहां पर क्या दे दी, एक हेल्प करने के लिए यूनिट दे दी, स्टे रेडियन। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना, जनरल से ये फॉर्मूला है। ये आपको बाकी थोड़ा जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट तब काम आएगा। बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, जो डिपेंडेबल होती है, जो कहती हैं अगर फंडामेंटल है तो मैं हूं अदरवाइज नहीं हूं, यानी कि डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट। ये हमने देखा था, क्वांटिटी या यूनिट्स जो
जो मूल इकाइयों पर निर्भर करती है। ये मूल इकाइयों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। मूल, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं एरिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कभी भी नहीं बनता अगर लंबाई गुणा चौड़ाई जैसी चीज ही नहीं होती, यानी कि लंबाई जैसी कोई चीज नहीं होती। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। इकाई की बात करूं तो मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो ये एक डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही बात करूं दोस्तों वॉल्यूम की, आयतन की, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आधार या फिर लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट। तो मीटर का क्यूब यहां पर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट है, जैसे यूनिट ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो बल की इकाई पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बल की इकाई, एक सेकंड, बल की इकाई हम देख लेते हैं। तो बल की इकाई, तो अगर हम बल की बात करें तो दोस्तों एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, फिर मैं आपको डिराइव्ड बताऊंगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो होती है न्यूटन। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है ना। बल की एसआई इकाई क्या होती है, बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं इसकी डिराइव्ड की, तो एक न्यूटन जो दोस्तों होता है वो होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी कि पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, -2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, कभी इसकी सीजीएस यूनिट पूछ ले, सीजीएस यूनिट यानी कि सीजीएस इकाई क्या होती है, तो सीजीएस इकाई इसकी डाइन होती है। क्या होती है, डाइन। और एक डाइन के अंदर 10 की घात -5 न्यूटन होता है, ठीक है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन और एक डाइन में 10 की घात -5 न्यूटन होता है। ये सिंपल सी वैल्यू याद रखना, ठीक है। और अगर सर मैं डाइन को फंडामेंटल में तोड़ूं, मूल राशि में तोड़ूं, तो देखो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो एक डाइन हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। डाइन हिंदी में मैंने ऊपर लिखा है तो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम देखें दोस्तों, तो दबाव जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल या थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब का अगर हम सूत्र देखें तो दाब हमें मिलता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये हमारा इसके पास फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो अगर हम इसकी यूनिट देखें, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट अभी देखते हैं। पहले हम इसकी नॉर्मल यूनिट देखते हैं। तो यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया यानी कि क्षेत्रफल की अभी हमने पढ़ी मीटर स्क्वायर। तो ये एक डिराइव्ड है, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसी को हम एक पास्कल कहते हैं, पास्कल। तो एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, पास्कल। अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो अगर मैं इसको इस न्यूटन की जगह यहां पर लगाऊं तो जरा लगा के देखो, 1 केजी मीटर सेकंड की पावर -2 होल डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इस न्यूटन को न्यूटन की जगह लगा दिया, 1 मीटर से मीटर कट गया और यहां आया 1 केजी मीटर की पावर -1। जब मीटर ऊपर जाएगा देखो, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर ऊपर चला गया और सेकंड की पावर -2। ये भी हमारे पास इसकी एक यूनिट बन गई। तो अगर मैं यहां से आपको कहूं कि 1 केजी मीटर इनवर्स सेकंड टू द पावर -2 ही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, जिसको हम एक पास्कल कहते हैं।
लेकिन एसआई यूनिट पास्कल होती है दोस्तों, एसआई इकाई पास्कल होती है, याद रखना पास्कल। ठीक, अब इसकी 2 यूनिट और बता देता हूं काम की। पहली इसकी बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, याद रखनी है, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, और यहां आएगी स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर। यानी कि दबाव की बड़ी इकाई और यहां आ जाएगी दबाव की छोटी इकाई। तो बड़ी इकाई होती है दोस्तों बार। तो एक बार के अंदर 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी कि एक बार के अंदर, एक बार के अंदर 10 की घात 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये याद रखना है सीधे। और अगर इसकी छोटी इकाई की बात करूं तो छोटी इकाई होती है टॉर। तो एक टॉर के अंदर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होता है। आपने देखा होगा ना बैरोमीट्रिक प्रेशर, बैरोमीटर होता है या फिर हम कुछ बोले जिसके अंदर मरकरी यूज होता है, वहां पर टॉर नापा जाता है। तो अगर कभी गलती से पूछ ले छोटी यूनिट क्या है, टॉर है, बड़ी यूनिट क्या है, बार है। बार के अंदर 10 की घात 5 पास्कल, टॉर के अंदर 1 mm ऑफ एच। यह है प्रेशर की कहानी। नेक्स्ट आपने वर्क पर बात की है। वर्क यानी कि कार्य पर बात करूं तो कार्य का सूत्र आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कार्य होता है, जो नहीं पता तो याद रखना है, बल गुणा विस्थापन। सारी चीजों को डिस्कस करना है, पर कुछ डिराइव्ड यूनिट जो आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि कार्य बराबर हो गया आपका बल गुणा विस्थापन। तो भैया वर्क की यूनिट निकालते हैं। बल की हो गई न्यूटन और इसकी हो गई मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। तो जूल इकाई है किसकी, कार्य की। और अगर हम यहां पर देखें तो एसआई यूनिट हमें मिल गई, एसआई इकाई हमें मिल गई। हम जानते हैं दोस्तों 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। 1 न्यूटन का मतलब होता है, एक न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यही हमने पढ़ा था। और यहाँ पे 1 मीटर, देखो यही पढ़ा था ना। अभी हमने यहाँ पे वर्क फोर्स की पढ़ी है यूनिट, देखो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही मैंने यहां लगा दी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर यहां पर। तो ये बन गया 1 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये भी हमारा एक वर्क की ही यूनिट है। अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट बता दें। सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों अर्ग हमारी इसकी सीजीएस इकाई है। ठीक है, अर्ग हमारी सीजीएस यूनिट है। अर्ग के अंदर कितना होता है, तो एक अर्ग के अंदर होता है 10 की घात माइनस का 7 जूल, या 1 जूल के अंदर 10 की घात 7 अर्ग होता है। और अगर मैं अर्ग को मूल राशियों में देखूं, तो मूल में देखूंगा तो ग्राम मीटर का बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड की जगह सेकंड। तो एक अर्ग बराबर जो एक फंडामेंटल यूनिट्स में होगा वो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बट लास्ट पावर की बात करते हैं, यानी कि शक्ति की बात करते हैं। शक्ति की इकाई, तो शक्ति जो होती है दोस्तों पावर, वो होती है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। तो कार्य की इकाई थी दोस्तों जूल, और ये नीचे निकल गई सेकंड, तो हम बोल देते हैं इसको जूल प्रति सेकंड, जिसको हम बोलते हैं वॉट। तो वॉट इसकी एसआई इकाई है, वॉट। ठीक है, अगर हम इसे फंडामेंटल यूनिट्स में देखें तो जूल के लिए हम लिखते हैं 1 केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में सेकंड। बोलो हाँ या ना। देखो अभी जूल दिखाया था ना, 1 जूल को क्या लिखते हैं, 1 केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2, सेम लिखा।
केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2, जूल लिखा, नीचे सेकंड, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -3। अगर आपसे इसकी सीजीएस यूनिट पूछ ले, पावर की सीजीएस इकाई, तो सीजीएस यूनिट जो होगी वो होती है आपके पास अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड, ठीक है। इसकी सीजीएस इकाई क्या होगी? अर्ग पर सेकंड, अर्ग प्रति सेकंड, इसकी सीजीएस इकाई हो गई। और दोस्तों अगर सीजीएस को यानी कि अर्ग पर सेकंड को फंडामेंटल बेसिस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, केजी की जगह ग्राम, मीटर का स्क्वायर यानी कि मीटर का तो यहां पर स्क्वायर ही आएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -3। सो ये यहां पर आपकी डिराइव्ड और फंडामेंटल की सारी निचोड़ी हुई चीजें आपके पास हैं, ठीक है। इससे अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो आधा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व हो गए। आप कुछ कनेक्टिंग होंगे वो हम देखेंगे कि किस तरीके से होंगे। तो नेक्स्ट क्लास पर अब हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, फंडामेंटल, डिराइव्ड, कैसे कौन सी यूनिट को कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो नेक्स्ट क्लास में कुछ PYQ से रिलेटेड करेंगे जिससे आपको मजा आ जाए कि यस हमने कुछ पढ़ा है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही होगी तो बताना जरूर, पक्का कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन बताना जरूर कि चीजें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। इससे मजा आता है और मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।